नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज राजधानी दिल्ली के विजय चौक से बात उत्तर प्रदेश की गर्माती सियासत की। जी हां, बात समाजवादी पार्टी के उस कैराना के उम्मीदवार नाहिद हसन की, जिसको लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। नाहिद हसन, जिनके नफरती टेप सोशल मीडिया पर उनकी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद खूब वायरल हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। आज हम आपको नाहिद हसन के बारे में बताएंगे कि आखिर कैराना में हिंदुओं के पलायन में उनकी क्या भूमिका थी और क्यों ये बवाल उठ खड़ा हुआ है नाहिद हसन के नाम पर, जिसकी वजह से बीजेपी फ्रंट फुट पर है और अखिलेश यादव बैक फुट पर चले गए हैं। क्यों यहां तक नौबत आ रही है कि उनकी उम्मीदवारी काटने पर भी अखिलेश यादव विचार कर सकते हैं। क्या है कैराना से हिंदुओं के पलायन और नाहिद हसन की पूरी कुंडली। कैराना का विलेन क्यों बना अखिलेश की पसंद? यहाँ के रहने वालों का राज चलेगा, ना कि कोड़ी के पुलिस वाले या अधिकारी जो है। नफरती जुबान वाले नाहिद को टिकट क्यों दिया गया? भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो। नाहिद को टिकट मिल गया, हिंदू मुस्लिम बट गया। पलायन के आरोपी पर समाजवादी कृपा पर सवाल। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। नाहिद हसन से पश्चिमी यूपी में फंस गए अखिलेश। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। पश्चिमी यूपी की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विजय की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। कैराना, पलायन और गैंगस्टर नाहिद हसन। कैराना का सच आखिर क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना, वही सीट जहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ, वही सीट जहां पर विधायक है नाहिद हसन, वही कैराना सीट जहां से नाहिद हसन की मां सांसद भी रही। यहां पर लोगों का यह आरोप है कि अखिलेश राज में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। यहां पर यह आरोप है कि विधायक नाहिद हसन ने उस वक्त जो परिस्थितियां पैदा हुई और जो कुछ उस वक्त कहा, उसकी वजह से बवाल मचा था। देखिए क्या है कैराना में हिंदुओं के पलायन में नाहिद हसन की भूमिका। नाम नाहिद हसन, पहचान कैराना से उम्मीदवार, पार्टी समाजवादी, आरोप हिंदुओं का पलायन, ठिकाना जेल। यही बायोडेटा है कैराना से समाजवादी पार्टी के मौजूदा एमएलए और 2022 के लिए मैदान में एक बार फिर ताल ठोक रहे नाहिद हसन। यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से अखिलेश यादव इस वक्त घिरे हुए हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे नाहिद हसन के खिलाफ दर्ज हैं। विशेष कोर्ट नाहिद हसन को भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। ताजा जानकारी यही है कि नाहिद ने अब सरेंडर कर दिया है और इस वक्त सलाखों के पीछे है। बीजेपी की माने तो कैराना से जो हिंदुओं का पलायन हुआ है, उसमें भी समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन की अहम भूमिका रही है। यानी जिस नाहिद हसन को यूपी की पुलिस तलाश रही थी, उसी नाहिद को समाजवादी पार्टी ने कैराना से चुनाव मैदान में उतारा है। ये संयोग है या फिर प्रयोग, आप नफरती जुबान वाले नाहिद हसन के अतीत में झांककर वर्तमान और भविष्य के सियासी समीकरण को समझ सकते हैं। और वर्दी में है ये साहब, वर्दी उतार के आओ।
ना मैं शिकायत करने का, ना तुम करियो, फिर बताऊंगा मैं तो क्या है प्रेम वीराना। पुलिस की तो दोष है जो बदतमीजी कर रहे हैं। साथियों, हमें उस पागल हाथी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो पागल हाथी हमारा पहले काम आया और ना आगे आने वाला है। भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए। 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई और ये भी मैं बोलो कि मोदी भी कमा रहा है और मायावती भी कमा रहा है। आपने कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की नफरती टेप का एक हिस्सा सुना। हम आपको उसके आगे का हिस्सा सुनाएं, उससे पहले नाहिद हसन को टिकट देकर अखिलेश कैसे फंस गए ये समझिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। नाहिद हसन को लेकर बीजेपी आक्रामक है, इसे समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र से जोड़ रही है। इल्जाम यही है कि कैराना पलायन से लेकर तमाम मामलों में आरोपी अखिलेश की ये पहली पसंद है। अब अगर कहूं कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं की संरक्षक है और श्री अखिलेश यादव जी का नाम उसमें सबसे पहले लेने का काम करने में मुझे कोई संकोच नहीं। आज मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि इनकी पहली लिस्ट जो आई जिसमें दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया। आज उन्होंने, मैंने सुना कि एक टिकट बदल करके उसी अपराधी की बहन को टिकट दे दिया। कोई अपराधी हो या अपराधी का परिवार हो, ये समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। दरअसल ये मौका समाजवादी पार्टी ने खुद बीजेपी को दिया है। वजह है नाहिद हसन का अतीत। पश्चिमी यूपी के कैराना से नाहिद विधायक हैं, लेकिन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। कैराना और आसपास के जिलों में नाहिद की पहचान एक कट्टर नेता की है। नाहिद हसन जब रैलियों में बोलते हैं तो शब्दों की लक्ष्मण रेखा को अपनी नफरती जुबान वाली कैंची से काटने में देर नहीं लगाते। अब आपको नाहिद हसन के टेप का कुछ और हिस्सा सुनवाते हैं। के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो। ये वीडियो उस वक्त का है जब नाहिद हसन मुस्लिमों से समाज के एक वर्ग का बायकॉट करने की अपील कर रहे थे। अखिलेश यादव बार बार उनको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन उनका ही उम्मीदवार पार्टी के मुखिया की सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। और आज आपके सामने है, तो जब अजय पाल जैसे को हो गए, ये तो किस खेत की मिर्ची है, ये पीड़ित लोगों को जो है जो परेशान करेगी। और वर्दी में है ये साहब, वर्दी उतार के आओ। ना मैं शिकायत करने का, ना तुम करियो, फिर बताऊंगा मैं तो क्या है प्रेम वीराना। पुलिस की तो दोष है जो बदतमीजी कर रहे। वो दिन कहाँ गए जब उस आदमी को जब मारा 2 गोलियों का, लोगों के तुम पैर पकड़ते फिरे, अपने भी गोली मारी जो है क्रॉस केस बनाने के लिए। तो अपने गिरेवान में झांक के देखो,
और इतनी हिम्मत है पुलिस की हेगड़ी बंद कर दो देनी, खुले मैदान में आओ। नाहिद हसन एक बार नहीं कई मौकों पर पुलिस को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए नजर आते हैं। वो खुद एमएलए हैं, लेकिन कानून के रखवालों से सिर्फ उलझते नहीं बल्कि बदजुबानी भी करते हैं। प्रधानमंत्री बना सकता है, ये कोई किसान तुझे तुझे बिगाड़ सकता है। और आज खुला लंगर है और खुला बिगुल है, तूने शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। और नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है, हमें सब पता है, तुम उसी दिल्ली में बैठे थे। किसान आंदोलन के दौरान नाहिद हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला था। नाहिद का नफरती लाउडस्पीकर यहीं नहीं रुकता। और साथियों, आपके बीच में ऐसे आदमी आते हैं, ये कहते हैं कि मुझे प्लस दे दो, मुझे ये मेरे पीछे ये लग जाओ, मेरे पीछे वो लग जाओ। क्या करेंगे हम उस प्लस का? वोट दे देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वो बिना दूध की भैंस है। चारा जरूर खिलाओगे उसे वोटों के इससे। साथियों, हमें उस पागल हाथी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो पागल हाथी हमारा पहले काम आया और ना आगे आने वाला है। समाजवादी पार्टी के इस नेता का शगल है बदजुबानी करना। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर भी नाहिद हसन एक बार नहीं कई बार असंसदीय भाषा का प्रयोग कर चुका है, जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। समाजवादी की बदनाम ब्रिगेड में नाहिद हसन का नाम दर्ज है। वजह है, तमाम सबूतों के बावजूद नाहिद पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय हमेशा उसे इनाम मिलता आया है, क्योंकि नाहिद को टिकट देकर कैराना में पलायन के जिन्न को समाजवादी पार्टी ने बोतल से बाहर निकाल दिया। आज तक ब्यूरो। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मायावती पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले नाहिद हसन 2017 से पहले एक धर्म विशेष के खिलाफ बयान देने के लिए जाने गए। इसके बाद भी रुके नहीं। कोरोना काल में भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने की कोशिशें की, खुलेआम की। पुलिस को धमकियां देते हैं, बिगड़ैल जबान है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बिगड़ैल विधायक नाहिद हसन पर आज तक समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। आगे रहने वालों का राज चलेगा, बाकी दो कोड़ी के पुलिस वाले या अधिकारी जो है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना तो पुलिस की हेगड़ी से जो है, जो गरीब आदमी को तुम सता रहे और डरा रहे, जो पीड़ित लोगों को जो है तुम जेल भेज रहे, दलाली तुमने खुली कर रखी है यहाँ। नाहिद हसन उसी कैराना से समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो 2017 चुनाव से पहले सुर्खियों में रहा था। यहाँ आपको ये समझना है कि 2013 मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना में हिंदुओं का पलायन, यही दो मुद्दे हैं जिसने पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड के सियासी समीकरण को बदल दिया। सबसे पहले दोनों मुद्दों के बारे में बताते हैं। मुद्दा नंबर 1, मुजफ्फरनगर दंगा। 2013 में छेड़खानी पर शुरू हुआ दो समुदायों के बीच विवाद दंगों में बदल गया। इस हिंसा और दंगे में कई लोगों की जान गई। मुद्दा नंबर 2, कैराना पलायन। 2016 में कैराना में कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया था, ये घर बिकाऊ है। उस वक्त कैराना से तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया था। आरोप यही कि कुछ माफियाओं के दम पर हिंदुओं को कैराना से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ये दो मुद्दे पश्चिमी यूपी के चुनावों में हावी नजर आते हैं। यही वजह है कि नाहिद हसन के टिकट पर सियासी बवाल मचना तय था। भले ही मुजफ्फरनगर दंगों के बाद नदी का पानी काफी बह चुका है, लेकिन अखिलेश बहुत संभल कर चुनावी कदम रख रहे हैं, क्योंकि दंगों की कालिख अभी मिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दोनों मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरती आई है। पश्चिमी यूपी में कैराना पलायन का मुद्दा तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप दोहराती आई है। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी।
पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी यूपी में पलायन का मुद्दा उठाया था, तो वहीं योगी से लेकर शाह तक कैराना का रिपोर्ट कार्ड पेश करना नहीं भूलते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये वही प्रदेश है जहां पर दंगों का एक लंबा सिलसिला चला था, जहां पर सत्ता के संरक्षण में पाए हुए अराजक तत्वों के द्वारा कैराना और कांधला जैसे कस्बों से दर्जनों ऐसे कस्बे थे जहां पर व्यापक पैमाने पर बहुसंख्यक हिंदुओं को और व्यापारियों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज हमें 24 महीने के अपने कार्यकाल को पूरा करने के समय इस बात की प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश के इस परसेप्शन को बदला। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर कुछ हफ्तों पहले ही योगी ने कैराना से पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात की थी। पलायन के लिए मजबूर किए गए परिवार वालों से बात की थी। जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका तो साहस बढ़ता है। आप निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा के साथ ये चीज दिखा लगे होता है। जब उसका विरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता है। हिम्मत से काम करना चाहिए। एक बार परिवार खड़ा था। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड में कैराना पलायन को रोकने में फुल नंबर देती हुई नजर आई। कैराना पलायन के आरोपी कई गैंगस्टर मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। ऐसे में पलायन के घेरे में खड़े नाहिद हसन को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने नई मुसीबत मोल ले ली है। यही वजह है कि नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाने को लेकर अखिलेश अब बैकफुट पर हैं। चर्चा यही है कि डैमेज कंट्रोल के लिए अखिलेश परिवार के किसी और सदस्य को टिकट दे सकते हैं। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अखिलेश को ये क्यों बोलना पड़ा, अब ये समझिए। दरअसल नाहिद हसन का विवाद में रहने का सिलसिला बहुत पुराना है। जिस वक्त नाहिद को टिकट देने का ऐलान हुआ उस वक्त वो एक मुकदमे में वांटेड चल रहे थे। और तो और कैराना कोतवाली समेत कई थानों में नाहिद के खिलाफ 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। सीओ और एसडीएम से बदतमीजी के आरोप में दर्ज मुकदमे में तो उनकी फरारी की मुनादी तक कराई गई थी। करीब 11 महीने पहले कैराना कोतवाली में विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन फरार चल रहे थे। अगर नाहिद की क्राइम कुंडली देखें तो करीब 17 एफआईआर दर्ज हैं उनके खिलाफ। नाहिद के कई करीबी कैराना पलायन के आरोपी हैं। कैराना के कई माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। नाहिद हसन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप है। नाहिद के खिलाफ पुलिस वालों को धमकाने का मामला दर्ज है। नाहिद हसन के खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है। नाहिद पर जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज है। नाहिद के खिलाफ नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। फिलहाल नाहिद गैंगस्टर एक्ट के तहत सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वो सभी मुकदमों को सियासत से प्रेरित होने का आरोप लगाते हैं। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। पश्चिमी यूपी में कैराना पलायन का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। क्या नाहिद का टिकट काटकर अखिलेश डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होंगे? आज तक ब्यूरो।
जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाहिद हसन को टिकट मिलने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, बवाल हो गया है, कोहराम मच गया है, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की भी एक अलग राजनीति होती है, किसान नेताओं की भी अलग होती है। और इसी कड़ी में आइए आपको दिखाते हैं कि टिकैत बंधुओं का जो स्टैंड है सरकार पर या सरकार के खिलाफ, गठबंधन अखिलेश के गठबंधन के साथ या उनके खिलाफ, उससे क्या तस्वीर बनती है। क्योंकि नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने बीते दिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। इधर राकेश टिकैत यहां तक कर रहे हैं कि हम किसी गठबंधन के या किसी पार्टी के साथ या उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन गोरखपुर से योगी को जीतना चाहिए क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। संकेत साफ है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल मोड में है। इधर मुलाकातों का दौर किसान नेताओं के साथ वो भी कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने बिसात बिछा दी है जिससे किसानों की नाराजगी पर वो जीत हासिल कर लेंगे? किसान किसको समर्थन करेगा इस 2025? समर्थन नहीं कर रहे, कोई समर्थन। किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते रहे कि यूपी चुनाव में उनका संगठन किसी पार्टी को समर्थन नहीं देगा। लेकिन राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अचानक समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाए उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट पे हो तो कुछ नहीं होता, और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को पास होंगे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। दरअसल मुजफ्फरनगर के बुल्ढाना सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान नरेश टिकैत से आशीर्वाद लेने उनके घर गांव पहुंचे। नरेश टिकैत ने उन्हें जीत का आशीर्वाद तो दिया ही, साथ ही गठबंधन को भी जीत का आशीर्वाद दे डाला। लेकिन नरेश टिकैत के सियासी आशीर्वाद की खबर जंगल में आग की तरह फैली। फिर चंद घंटों के भीतर बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यू टर्न ले लिया। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाए उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट पे हो तो कुछ नहीं होता, और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को पास होंगे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। कोई भी आवे, हम किसी की सभा में थोड़े जावे या किसी के उसमें जावे, जो वहाँ से कोई आवे कोई तो सब चाय पानी जो कुछ भी हासिल बने किसी भी पार्टी का हो तो आगे भी यही होती रहेगी बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चे का एक वो है बातचीत, एक बंधन है, तो उससे हम बाहर नहीं जा सकते। आरएलडी को समर्थन वाले बयान पर सफाई दे दी और साफ कर दिया कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय मंत्री और इलाके के कद्दावर नेता संजीव बालियान नरेश टिकैत से मिलने पहुंच गए। दोनों की मुलाकात को औपचारिक बताया गया। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर चुनाव में समर्थन को लेकर सफाई दी। बोले प्रयागराज के शिविर में फैसला होगा। किसी का कोई वो नहीं है, बातचीत हमारी तरफ से नहीं। जनता कुछ ही चुनो कुछ ही वो हो, हमारे पर जिम्मेदारी है। एक जो एक बंधन है एसकेएम का, किसान संयुक्त मोर्चे का, तो उसमें हम उससे बाहर नहीं जा सकते। कोई किसी पार्टी का हो वो तो जनता पर निर्भर है, हम तो बचाव ही रखेंगे इसमें। दरअसल प्रयागराज में किसानों का शिविर चल रहा है जहां राकेश टिकैत मौजूद है। उन्होंने एक बार फिर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देने की बात दोहराई, लेकिन ये भी कहा कि गोरखपुर से योगी का जीतना जरूरी है। इधर उत्तर प्रदेश की सियासत के बीचों बीच पंजाब में भी चुनाव की तैयारी है और वहां पर किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है आपने देखा है। आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, लेकिन यहां पर तो कांग्रेस पार्टी में चरणजीत सिंह चन्नी अपनी ताकत का दम भर रहे हैं। जी हाँ, सोनू सूद जिनकी बहन मालविका इस बार मोंगा से उम्मीदवार बनाई गई है। दरअसल सोनू सूद का एक वीडियो जिसे कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है, ये वीडियो जिसमें सोनू सूद ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री या राजा ऐसा होना चाहिए जिसको स्ट्रगल ना करना पड़े, यानी जिसको ये ना बताना पड़े कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, जिसको खुद अपनी दावेदारी ना घोषित करनी पड़े, जिसको खुद अपनी दावेदारी साबित ना करनी पड़े, बल्कि पीछे के बेंच से लास्ट बेंचर वो हो, पीछे की कतार से उनको
नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों से बात सियासी कितनी भी गर्म हो जाए, लेकिन बात अब उस ठंड की करेंगे जिसको प्रचंड रूप से उत्तर भारत झेल रहा है। जी हां, राजधानी दिल्ली से आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इस वक्त जबरदस्त ठंड यहां पर भी है। शाम होते ही जैसे कोहरा हो जाता है। मकर संक्रांति के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि शायद धूप खिले और थोड़ी सी राहत हो ठंड से, लेकिन इस बार तो मामला उल्टा ही पड़ गया है। ऊपर से बारिश की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी का ये महीना जबरदस्त तरीके से ठंड का प्रकोप लेकर न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि उत्तर भारत में आया है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे शाम होते ही कोहरा छा जाता है। ठंड जबरदस्त है। लोग उत्तर भारत में ठंड की परेशानी झेल रहे हैं। बहुत ठंड है, सर्दी से हालत खराब है। अरे ठंड बहुत जोर हो, हाथ गोड़ कांपत हो। कैसे जनवरी में बंद रही है लोगों की ठंड से गठरी। दिल्ली एनसीआर में कैसे शीतलहर बरपा रही है कहर। पिछले 3 दिन से दिल्ली में क्यों ठंड तोड़ रही है रिकॉर्ड। कैसे उत्तर भारत में ठंड से जीना हो गया है दुश्वार। राजस्थान से लेकर कश्मीर तक कैसे ठंड ने जमा दी कुल्फी। एमपी से उत्तराखंड तक क्यों शीतलहर जीने नहीं दे रही। अब की बार जनवरी में जाड़ा जबरदस्त है। बात राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं। जिस तरह की ठंड की बात हम आपको बता रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में ठंड का जबरदस्त प्रकोप है, लेकिन शुरुआत राजधानी दिल्ली से करते हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले दिल्ली में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम ने करवट मारी और करवट मारने में ऐसा पलटा मौसम की जबरदस्त ठंड हो रही है। शाम होते होते धीरे धीरे कोहरा छाने लगता है। ठंड जबरदस्त है, हड्डियां कपा देने वाली इस ठंड के बीच यही अनुमान भी है कि आने वाले दिनों में फिर से बारिश हो सकती है। अब कोरोना काल है, तीसरी लहर सामने है और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग घरों में किसी तरह से सिमट कर रह गए हैं क्योंकि ठंड की मार जबरदस्त है दिल्ली में इस बार। सर्दी से हालत खराब है। ये चाय वो पी करके हम लोग गर्माहट पैदा कर रहे हैं। अरे ठंड बहुत जोर हो, हाथ गोड़ कांपत हो। गलन है बहुत ज्यादा। एक तरफ तो कोरोना का कोहरा, दूसरी तरफ ठंड से लोग परेशान। जनवरी का महीना न सिर्फ आफतों का संक्रमण लेकर आया है, बल्कि जाड़ा भी जीना दुश्वार कर रहा है। एक तो कोरोना संक्रमण से लोग खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, बीमारी झेल रहे हैं, ऊपर से ठंड ने लोगों की गठरी सी बना दी है। जाड़े में हाथ पैर जाम हो रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली में कोरोना का पीक गुजर चुका है, लेकिन जाड़ा अपने पीक पर चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में कैसे ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार और रविवार को तो दिल्ली पूरी तरह से वीरान दिखी। एक तो कोरोना के चलते वीकेंड कर्फ्यू और दूसरा कड़ाके की ठंड के चलते। जाड़े ने भी लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया।
दिल्ली एनसीआर पर ठंड ने 3 तरह से प्रहार किया है। पहला, शीतलहर भयंकर चल रही है। दूसरा, सीवियर कोल्ड डे कंडीशन लगातार बनी हुई है। तीसरा, कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले रखा है। नाम के लिए सूरज निकल रहा है, वो भी तब जब अपने छिपने का टाइम करीब आता है। दिल्ली में ठंड का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सीवियर कोल्ड डे कंडीशन से कड़ाके की ठंड। 15 जनवरी को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। सावधान, दिल्ली में आगे और भयंकर ठंड है। तो दिल्ली में ठंड की भविष्यवाणी ये है कि अगले 2 दिन और ऐसे ही विकट सर्दी का सामना करना पड़ेगा। 21 जनवरी से मौसम में बदलाव के संकेत है, लेकिन 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश की भी संभावना है। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली सर्दी अगले 2 दिनों तक यूं ही बरकरार रहने वाली है। उसके बाद में दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिलनी सर्दी से शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है, जो कि पिछले गए 2 पश्चिमी विक्षोभों से हल्का होगा। इसका असर दिल्ली पर यह होगा कि 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली का तापमान अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो लोग अलाव के सामने बैठे हैं, ठंड से थर-थर कांप रहे हैं। खून जमाने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं। ठंडी हवा हड्डियों में से पार हो रही है। वो इसलिए कि दिल्ली में शीतलहर भयंकर चल रही है और सीवियर कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। अब आपको सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे कंडीशन में अंतर समझाते हैं। अगर रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे है और दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 तक कम होता है तो उसे कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। अगर दिन का पारा सामान्य से कम 6.5 डिग्री कम हो और रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे हो तो सीवियर कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। इस दौरान भयंकर शीतलहर चलती है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अगले 2 दिनों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी और राजस्थान में अगले 48 घंटे तक शीतलहर बनी रहेगी। बिकॉज वन एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो जो आ रहा है 21 को दिल्ली में जो है 21 नाइट से 23 मॉर्निंग तक 1-2 स्पेल वेरी लाइट रेन हो सकता है। और रात का तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जो 6, 7, 8 चल रहा है वो 13 डिग्री होगा 21 नाइट को। और दिन का तापमान में 20 तारीख को दिन का तापमान में बढ़ती होगा 19-20 डिग्री हो सकता है। उसके बाद 21 रेन और क्लाउड के कारण फिर टेम्परेचर डाउन होगा। यही लेटेस्ट है। कोई कोल्ड वेव चांस कम है क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। हम आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में 13 जनवरी से शुरू हुआ ठंड का दौर अभी तक चल रहा है। लगातार कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। भारी कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे के अनुसार दिल्ली पहुंचने वाली 7 ट्रेनें कोहरे के कारण लेट चल रही हैं। दिल्ली से श्रुतिका के साथ आज तक। दिल्ली इस बार सिवियर कोल्ड डे कंडीशन झेल रही है, तो इसकी वजह आखिर क्या है, मैं आपको बता दें। वैज्ञानिकों का मानना है कि ला नीना का प्रभाव है। आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि दिल्ली में इस बार जबरदस्त ठंड आखिर क्यों पड़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में इस साल भीषण ठंड के पीछे एक वजह ला नीना का प्रभाव है। अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक एल नीनो और ला नीना शब्द का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो एल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है, ला नीना की वजह से ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन असाधारण मामलों में कई वर्षों तक रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार ला नीना की वजह से भयानक ठंड की स्थिति दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलेगी। हालांकि भारत में ठंड की तीव्रता सिर्फ ला नीना के प्रभाव पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ जैसे कुछ अन्य कारण भी सर्दी के मौसम में अहम भूमिका निभाते हैं।
अगले 2 दिनों तक जरा संभल कर, क्योंकि न सिर्फ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक में जबरदस्त ठंड का प्रकोप होने वाला है, ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं। राजस्थान में तो इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं बर्फ की नौबत आई हुई है, चाहे वो कश्मीर हो, पहाड़ के तमाम इलाके हो, उत्तराखंड के हर जगह बर्फबारी और जबरदस्त ठंड ने जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। वाराणसी वाले विकट सर्दी को झेल रहे हैं। मुरादाबाद में शीतलहर ने जान आफत में डाल रखी है। कानपुर वाले कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। प्रयागराज में जाड़े ने लोगों को जमा दिया है। यूपी तो यूपी, बिहार में भी ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया है। पटना को भी ठंड ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पंजाब भी ठंड से पूरी तरह से ठिठुर रहा है। लुधियाना में जाड़ा पीक पर चला गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर कोई यही कह रहा है, बड़ी सर्दी है। शीतलहर जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही है। ठंड में बाइक वालों के हाथ तो जैसे जमे जा रहे हैं। ठंड में खून जम चुका है तो इन सुलगते अंगारों से खून की रवानगी हो रही है। इसलिए लोग अलाव के आगे बैठने को मजबूर हैं। चाय की गर्म घूंट और दहकती लकड़ियां ही सर्दी मिटाने का जरिया बन गई हैं। शहर शहर सड़कों पर ठंड का ऐसा प्रहार है कि हर कोई मोटे और गर्म कपड़ों में दुबका हुआ है। मुंह से जेम्स वॉट के बनाए गए रेलवे इंजन की तरह भाप निकल रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा घना कोहरा छाया हो। सवेरे 6 बजे से घना कोहरा है और धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा। हम सब यहाँ पे बैठ के लकड़ी से ताप रहे हैं। जनवरी महीने में अभी ठंड तो काफी पड़ रही है, धुंध भी पड़ रही है। धुंध के साथ साथ लोगों को सुबह सुबह जो काम शाम के लिए निकलते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम, सुबह सुबह धुंध रहती है। जो लोग जाते हैं सुबह काम करने के लिए, कोई चाय पी रहा है, कोई आग सेक रहा, आग सेक के अपने आप को थोड़ा रिलीफ मिलता है। राजस्थान में जम गई बर्फ, ठंड हुई भयंकर। ये वही रेगिस्तान है जहाँ गर्मी में पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है और अब यहाँ श्रीनगर मनाली की तरह बर्फ पड़ गई है। तस्वीरें राजस्थान के माउंट आबू की हैं। आप देख सकते हैं कि कार पर बर्फ जमी है। मैदान में घास पर भी बर्फ जम गई है। लोग ठंड भगाने के लिए आग के आगे बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पिछले 1 हफ्ते से पारा माइनस में चला गया है। हम आपको बता दें कि माउंट आबू में पारा -5 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के चूरू में पारा 0 डिग्री के पास। राजस्थान के चूरू में ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कोहरे और शीतलहर ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, जिए तो कैसे जिए। चूरू में पारा 0 डिग्री तक चला गया है। राजस्थान का आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। धुंध की वजह से 50 मीटर से ज्यादा दूर कुछ नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 5 साल बाद राजस्थान में विजिबिलिटी 50 मीटर तक गई है। अमेरिका में तूफानी लहर का कहर अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क हर जगह जैसे सफेद चादर बर्फ की पड़ी हुई है। कई जगहों पर ऐसी नौबत है कि बिजली तक कटी हुई है। देखिए अमेरिका का हाल इस ठंड में। अमेरिका में भी इस वक्त हालात विकट हैं। अमेरिका के दक्षिण पूर्व में तेज हवाओं और बर्फबारी के साथ खतरनाक बर्फीले तूफान आने से बिजली तक नहीं है। सड़कों पर इस वक्त बर्फ की चादर सी बिछी हुई है। तूफान के चलते जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और फ्लोरिडा में लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। नेशनल वेदर सर्विस स्टाफ प्रेडिक्शन सेंटर ने बताया कि नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, टेनेसी और वर्जीनिया के कुछ हिस्सों में प्रति घंटे 1 इंच से अधिक बर्फ गिरी है। दक्षिण के कुछ हिस्सों में तूफान के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैरोलिना और जॉर्जिया की सड़कें बर्फ की चादर से ढक गई हैं, जिसके चलते करीब 20 लाख लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाकों में अधिकारियों ने लोगों से घरों से जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने को कहा है। वॉशिंगटन क्षेत्र में पहले से ही बर्फबारी दर्ज की गई थी, तो 4 इंच तक हो सकती है, जबकि न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें 20 इंच तक बर्फबारी की संभावना है। आज तक ब्यूरो।
ठंड से बचकर घर में रहिए। आज तक देखते रहिए, स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।